तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी होने वाली है ल्यूकेमिया के बारे में। ठीक है, ल्यूकेमिया जो शब्द है ये थोड़ा सा जुबान टेढ़ी करने वाला है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। क्यों? जो ल्यूकेमिया जो है वो एक ग्रीक शब्द है। मतलब कि यहाँ पे जो ल्यूक का मतलब होता है बाइट और ईमिया का मतलब होता है ब्लड। तो मतलब ऐसी बीमारी जो कि बाइट ब्लड सेल्स से रिलेटेड है। मतलब जब शुरू में जब ल्यूकेमिया की जब खोज करी गई, तो जब हमने पेरिफेरल ब्लड या बोन मैरो एग्जामिनेशन जब किया, तो हमको ये पता चला कि यार बाइट इमेच्योर बाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा देखने के लिए हमको मिल रहे हैं इस टाइप की बीमारी में। तो वो वहाँ से ये शब्द निकल के आया कि ल्यूक मतलब कि बाइट, और ईमिया मतलब कि होता है हमारा ब्लड। तो ब्लड सेल्स, बाइट ब्लड सेल्स का टाइप का एक कैंसर, तो उसको हम लोगों ने ल्यूकेमिया बोला। ठीक है, तो ल्यूकेमिया शब्द का हमने ये बात कर ली। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, डायग्नोसिस के बारे में। तो आज हम लोग ना एक काम करते हैं कि थोड़ा सा मेरे को सर्दी है और आवाज़ भी सही से निकल नहीं रही है, तो हम लोग 2 पार्ट में कर लेते हैं इसको। आज पार्ट 1 हम लोग इसका अपलोड कर देते हैं, जो कि लगभग आधे घंटे के आसपास का रहेगा, और देन इसके बाद कल हम लोग इसका पार्ट 2 रिकॉर्ड करके कल इसका पार्ट 2 हम लोग लाइव कर लेते हैं। तो हम लोग चालू करते हैं पार्ट 1 ल्यूकेमिया के बारे में। इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ क्या क्या हम लोग आज कवर करने वाले हैं। हम लोग कवर करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ और मीनिंग ऑफ ल्यूकेमिया क्या हो सकता है। इसको प्रेजेंटेशन मोड पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ ल्यूकेमिया क्या हो सकता है, और क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकेमिया क्या होगा उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, और फिर एक्यूट ल्यूकेमिया की बात करेंगे कि एक्यूट ल्यूकेमिया क्या होता है। और एक्यूट में हम लोग यहाँ पे ALL तो आज नहीं, आज हम लोग एक्यूट माइलोजीनस और माइलोइड ल्यूकेमिया के बारे में बात करने वाले, AML के बारे में। तो इतने में लगभग हमारे आधे घंटे की क्लास हो जाएगी। तो हम लोग इन टॉपिक्स को कवर करते हैं, बाकी के जो टॉपिक्स बचेंगे वो हम लोग कल ल्यूकेमिया पार्ट 2 में हम लोग उसको कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, थोड़ा सा सर्दी के कारण ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा मैं, तो ठीक है आज की क्लास थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। चालू करते हैं। तो ल्यूकेमिया है, जैसे मैंने बताया कि ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर है। ठीक है, ब्लड कैंसर एक ल्यूकेमिया। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? डेफिनेशन हो सकती है कि ल्यूकेमिया ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू का कैंसर है। मतलब कि जो ब्लड फॉर्म करते हैं, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू इन द सेंस, जैसे हमारा ब्लड है एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, ऐसी जो ब्लड फॉर्म करने वाली जो सेल्स हैं जो कि हमारे बोन मैरो में पाई जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे एबनॉर्मल तरीके से इमेच्योर सेल्स बढ़ने लगे। मेलिग्नेंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, मेलिग्नेंट मतलब होता है यहाँ पे कैंसरस चीज़ें, है ना, कैंसरस डिसीज। मेलिग्नेंट डिसीज का मतलब होता है कैंसर वाली चीज़ें। तो अगर से हमारी बॉडी में कोई भी सेल्स जो कि नॉर्मल जैसी ग्रोथ होनी चाहिए वैसी ग्रोथ ना हो करके एबनॉर्मल तरीके से, मतलब अनकंट्रोल्ड तरीके से अगर बढ़ने लगती हैं, चाहे वो ब्लड की सेल्स हो, बॉडी के कोई ऑर्गन की सेल्स हो, किसी भी टिश्यू की सेल्स हो, तो इस टाइप की ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं मेलिग्नेंट ग्रोथ, या फिर बोल सकते हैं कैंसरस ग्रोथ, या फिर कैंसर सेल्स उनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ल्यूकेमिया का मतलब क्लियर हो गया, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू का मतलब क्लियर हो गया, मेलिग्नेंट डिसीज का मतलब क्लियर हो गया, मेलिग्नेंट मतलब कैंसरस डिसीज। ठीक है, बोन मैरो में क्या होता है कि एबनॉर्मल इमेच्योर WBC बढ़ने लगती हैं। जब ये शब्द निकाला गया ल्यूकेमिया, ठीक है, तो हम लोगों ने उस टाइम पे हमको ये पता था कि यार जो सेल्स होती हैं वो वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर है, लेकिन बाद में जाकर के हमको पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम लोग AML के टाइप पढ़ेंगे, AML के जैसे हम लोग 8 टाइप होते हैं, AML 0 से लेकर के AML 7 तक, तो जो 6वां और 7वां टाइप है AML का, जो कि हम लोग आगे भी देखेंगे, तो उसमें हम लोग को इरिथ्रोब्लास्ट है ना, इरिथ्रोब्लास्ट मतलब कि RBC के पहले वाले जो ब्लास्ट सेल्स होते हैं वो, और यहाँ पे हम लोग को प्लेटलेट के पहले वाले जो ब्लास्ट सेल्स होते हैं, मेगाकार्यो ब्लास्ट वगैरह, तो वो ब्लास्ट सेल्स हमको प्लेटलेट और RBC सीरीज के भी हमको यहाँ पे ब्लास्ट सेल्स देखने के लिए मिलते हैं उस स्पेसिफिक टाइप के AML डिसीज में। तो फिर हमको पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ वाइट ब्लड तक सीमित नहीं है, रेड ब्लड सेल के भी इमेच्योर सेल्स इसमें देखने के लिए मिलते हैं, और प्लेटलेट के भी इमेच्योर सेल्स हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो बस वही है कि एबनॉर्मल इमेच्योर WBC या फिर अनकंट्रोल्ड हमको प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब कोई कंट्रोल नहीं है बॉडी का उसमें, है ना, तो इस टाइप की चीज़ को हम लोग ल्यूकेमिया बोल रहे हैं। अब इस डिसीज़ की वजह क्या हो सकती है? तो इस डिसीज़ की वजह से क्या होता है कि हमारी जो नॉर्मल ब्लड सेल्स होती हैं, मतलब कि जो हम लोग ने इसके पहले हम लोग ने हेमेटोपोइसिस पढ़ा हुआ था कि नॉर्मल ब्लड सेल्स कैसे बनती हैं, RBC WBC प्लेटलेट कैसे, उसका पूरा डायग्राम रहता है, हम लोग पूरी डिटेल में बात करी थी, कैसे पहले ब्लास्ट सेल्स बनेगी, फिर उसके पहले की मेच्योर सेल बनेगी, फिर मेच्योर बनेगी। तो जो हमारा जो हेमेटोपोइसिस नॉर्मल सेल्स का फॉर्मेशन जो होना है, ये इस डिसीज़ के कारण, अनकंट्रोल्ड इमेच्योर WBCs के फॉर्मेशन के कारण इमेच्योर सेल्स का नंबर ऑफ काउंट बढ़ जाता है हमारा। तो जो नॉर्मल सेल्स जो हमारी होती हैं RBC WBC प्लेटलेट, इनका जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है। अब जब इनका फॉर्मेशन हो जाएगा तो इनसे रिलेटेड डिसीज़ हमको होंगी, जैसे कि RBC का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो हमको एनीमिया हो जाएगा,
ठीक है, मतलब कि आरबीसी की प्रोडक्शन कम हो क्यों रहा है? आरबीसी में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि वहाँ पे ब्लड में जो है ब्लड कैंसर हो गया है, उसको ल्यूकेमिया हो गया है, उसके बाद मेलेग्नेंट सेल्स जो है इमेच्योर या फिर एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आरबीसी का जो है बनाना क्या है बोन मैरो ने कम कर दिया है। ऐसी डब्ल्यूबीसी का बनाना कम कर देगी तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा पेशेंट को, या फिर जो भी मरीज रहेगा उसको फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन होंगे अलग अलग चीज़ों के, ठीक है। और प्लेटलेट कम हो जाएगी तो वही कि ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी, ब्लीडिंग हो सकती है उसको, उसके गम्स वगैरह से ब्लड आ सकता है, उसके ब्लड में अलग अलग जहाँ ब्लैक कलर के डॉट्स पड़ सकते हैं, जिसको हम लोग पेचेस बोलते हैं, ब्लैक कलर के डॉट्स वगैरह, डीआईसी वगैरह का रिस्क बढ़ जाता है ना। तो ये जो कुछ बीमारियां जो हैं जो कि डायरेक्टली लिंक तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इन पर असर पड़ता है, ठीक है, जब किसी को ल्यूकेमिया हो जाता है। तो ये हमने डेफिनेशन और इससे पढ़ने वाले कुछ इफेक्ट की बात कर ली। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। देखो थोड़ा सा सर्दी है, चलेगा लेकिन ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में इसमें मैंने है कि हम लोग इसमें ना इसकी सीरीज और इसकी किस स्पीड से ग्रोथ हो रही है उसके हिसाब से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि एक डिसीज़ का प्रोग्रेशन कैसा हो रहा है, हमारा प्रोग्रेशन मतलब कि बहुत फास्ट बढ़ रहा है या फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है डिसीज़, है ना। तो अगर फास्ट होगी डिसीज़, बहुत जल्दी से इन्फेक्शन हो रहा है या फिर ब्लड कैंसर बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट फेज, है ना, एक्यूट बोलते हैं उसको। क्रॉनिक मतलब कि धीरे धीरे लंबे समय से वो बनी हुई है बीमारी करके, ठीक है। तो एक्यूट जो होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ब्लड कैंसर जो होते हैं एक्यूट वाले, ठीक है। एक हमने बात कर ली फास्ट ग्रोथ और एक होती है स्लो ग्रोथ, है ना। फास्ट और स्लो ग्रोथ के साथ साथ यहाँ पे जो हमारे हैं नंबर ऑफ ब्लास्ट सेल्स की भी यहाँ बात आती है। जो एक्यूट में जो होता है इसमें नंबर ऑफ ब्लास्ट सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब 20 या 20% से ज़्यादा ब्लास्ट सेल्स हमको देखने के लिए मिलते हैं, और क्रॉनिक में कम ब्लास्ट सेल्स देखने के लिए मिलते हैं हमको यहाँ पे, है ना। तो एक ब्लास्ट सेल्स के तौर पे भी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और एक फास्ट और स्लो ग्रोथ के तौर पे भी हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एक्यूट होगा कि क्रॉनिक होगा। तो एक तो इसको फास्ट और स्लो के हिसाब से डिफ्रेंशिएट हो गया, और दूसरा हमारा हो सकता है सेल लाइनेज के हिसाब से। सेल लाइनेज क्या है? जैसे कि जो हमारी जो मल्टीपल हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है मल्टीपोटेंशियल वाली, वो 2 लाइनेज में जा करके सेल्स बनाती है। जैसे कि अगर माइलॉइड लाइनेज में जाएगी अगर से, तो वो ये सारी सेल्स बनाएगी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स वगैरह। और अगर से लिम्फॉइड लाइनेज में जाएगी तो लिम्फोसाइट्स वगैरह बनाएगी, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट्स की सीरीज में बनाएगी। तो जिस भी सीरीज का कैंसर हो रहा है, जिस भी सीरीज का ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया हो रहा है, उस सीरीज का हम वो नाम दे देते हैं। जैसे कि माइलॉइड सीरीज का ल्यूकेमिया हो रहा है तो माइलॉइड वो सेल लाइनेज में जा रहा है। लिम्फॉइड सीरीज का हो रहा है मतलब इन किसी सेल्स का हो रहा है तो वो लिम्फॉइड सीरीज में जाएगा। तो एक हमने बात कर ली फास्ट और स्लो की, एक हमने बात करी माइलॉइड लाइनेज और लिम्फॉइड लाइनेज की। तो इस टाइप से हम 4 कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा हो सकता है एक्यूट में, दूसरा क्रॉनिक में। एक्यूट में कैसे होगा कि एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, मतलब कि बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा ब्लास्ट सेल्स हमको इस माइलॉइड सीरीज के देखने के लिए। माइलॉइड सीरीज मतलब ये जो सेल्स हैं यहाँ पे जो इमेच्योर सेल्स हैं इनका काउंट बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो वो हमारा जाएगा AML में। दूसरा हमारा आता है ALL, एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया, मतलब कि लिम्फॉइड सीरीज की जो इस ब्लास्ट सेल्स वगैरह हैं वो हमको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करेंगी। दूसरा हमारा हो सकता है क्रॉनिक। क्रॉनिक में क्या होगा कि CML हम लोग उसको बोल सकते हैं, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, और CLL बोल सकते हैं क्रॉनिक लिम्फॉइड ल्यूकेमिया। अब CML में क्या होगा हमारा जो हमारा माइलॉइड सीरीज की जो सेल्स हैं वो तो बढ़ेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लास्ट सेल्स हमको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, और लंबे समय से ये बीमारी चलती आएगी, है ना। ऐसे नहीं कि हमको 2 महीने पहले या 4 महीने पहले हुआ है, ऐसा नहीं रहेगा इसमें ना। कई सालों में ये धीरे धीरे बढ़ता है, तो उसको क्रॉनिक में आ जाता है। ऐसे क्रॉनिक लिम्फॉइड ल्यूकेमिया में तो लिम्फॉइड सीरीज की सेल्स मिलेंगी क्रॉनिक में हमको, है ना। तो ये मोटा मोटी हमने इसके टाइप्स पढ़ लिए कि 4 टाइप के होते हैं। अब इन 4 टाइप्स के अंदर इसके सब टाइप्स होते हैं कि जैसे कि AML है, तो अब AML में अगर से माइलोब्लास्ट या फिर माइलॉइड सीरीज में प्रोमाइलोसाइट या फिर मोनोमाइलोसाइट या फिर इस टाइप की अगर कोई भी सेल्स बढ़ेगी, जैसे यहाँ पे हमारे एरिथ्रोब्लास्ट बढ़ेगा तो उसको अलग कैटेगरी में हम लोग रखेंगे, मेगाकार्योब्लास्ट बढ़ेगा तो उसको अलग कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है, एक्यूट की बात कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे प्रोमाइलोसाइट्स बढ़ेंगे या फिर मेटामाइलोसाइट्स बढ़ेंगे या फिर माइलोब्लास्ट बढ़ेंगे, तो इनको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हमने किया हुआ है। क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने का फ़ायदा ये होता है कि अलग अलग रीजन्स हैं अलग अलग सीरीज के कैंसर होने के। जैसे कि अगर किसी को माइलोब्लास्ट किसी में बढ़ रहे हैं या फिर किसी में एरिथ्रोब्लास्ट बढ़ रहे हैं, किसी में मेगाकार्योब्लास्ट बढ़ रहे हैं, तो सबका अलग अलग कारण होगा ना कि क्यों इस सीरीज की ही सेल्स बढ़ रही है, क्यों उसमें कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट है उसमें, है ना, या फिर क्रोमोसोम में कोई ट्रांसलेशन या फिर इन्वर्ट क्रोमोसोम हो गया है उसका। तो
क्या रीज़न है जिसके कारण ये हुआ है, तो उसका फिर ट्रीटमेंट भी उसी के हिसाब से हमको करना पड़ेगा। जीन थेरेपी देनी है या फिर कीमोथेरेपी किस टाइप से देनी है उसको। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इनको सब टाइप से में डिवाइड करें। जैसे AML है, अब AML भी 8 टाइप के होते हैं हमारे, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ AML की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक्यूट ल्यूकेमिया की पहले बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसमें इमेच्योर प्रिकर्सर सेल्स मतलब ब्लास्ट सेल्स की क्वांटिटी बढ़ती है और रैपिडली अनकंट्रोल प्लोरिफिकेशन होता है, मतलब कि अनकंट्रोल तरीके से बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत फास्ट बढ़ता है कंट्रोल, है ना। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हमारा डेंजरस होता है, मतलब क्रॉनिक की अपेक्षा जो एक्यूट ल्यूकेमियास होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ठीक है। अब क्लिनिकल क्या है कि बहुत फास्ट है, तेज ग्रोथ करता है। इसके सिम्टम्स हो सकते हैं फीवर आ गई, वीकनेस आएगी और थोड़े से खून की कमी हो जाएगी तो पेलार दिखेगा और ब्लीडिंग हो सकती है, पेचेस दिख सकते हैं, गम ब्लीडिंग हो सकती है, उसको इन्फेक्शंस की फ्रिक्वेंसी बढ़ सकती है, बोन पेन वगैरह। तो जो RBC WBC प्लेटलेट कम होने के जो सारे सिम्टम्स हैं वो सारे सिम्टम्स हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक्यूट ल्यूकेमिया में। और लिम्फो एडेनोपैथी मतलब होता है कि लिम्फ नोड्स वगैरह जो होती है उनका बढ़ जाना हमारा, है ना, उन पर प्रॉब्लम हो जाना। हेपेटोस्प्लेनोमेगेली मतलब हेपेटो मतलब होता है हमारा लीवर, ठीक है, और स्प्लीनो मतलब होता है स्प्लीन, और मेगेली मतलब बढ़ जाना। तो हेपेटोमेगेली मतलब स्प्लीन, हेपेटोमेगेली मतलब लीवर का थोड़ा बड़ा हो जाना साइज में, स्प्लीनोमेगेली मतलब स्प्लीन का साइज में बड़ा हो जाना। तो इस ल्यूकेमिया में हमको हेपेटो और स्प्लीन मतलब लीवर और स्प्लीन दोनों भी बड़े हुए देखने के लिए मिल सकते हैं हमको, है ना, कुछ स्पेशल कंडीशंस में। डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे प्राइमरी डायग्नोसिस की जो बात आती है उसमें CBC ही करते हैं हम लोग। CBC जब करेंगे तो हमको वहाँ पे ब्लास्ट सेल्स देखने के लिए मिलेंगी। जब हम लोग CBC करके ज़्यादा क्वांटिटी में हमको जब WBC दिखाई देंगे तो फिर उसका पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या होगी, ब्लास्ट सेल्स दिखाई देंगी। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि उसमें प्लेटलेट की क्वांटिटी काफ़ी कम मिलेगी। पीनिया मतलब जहाँ भी आ रहा है वहाँ पर मतलब कम हो जाना, है ना, और साइटोसिस आता है, फिर फिलिया आता तो बढ़ जाना होता। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स का कम हो जाना होगा, और एनीमिया मतलब RBCs का कम हो जाना। तो CBC में हमको कुछ इस टाइप की फाइंडिंग्स देखने के लिए मिलेंगी, और ब्लास्ट सेल्स मतलब WBCs का नंबर ऑफ काउंट हमको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। फिर हम लोग उसकी स्मीयर बनाएंगे, स्टैनिंग करेंगे, और स्टैन करके जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको कुछ माइक्रोस्कोपिक फीचर दिखाई देंगे, जैसे कि ब्लास्ट सेल्स दिखाई देंगे और रॉड्स दिखाई देंगे। और रॉड्स क्या होती है मैं भी आगे बताऊंगा। सेल्स के अंदर ही ऐसे एक लंबी सी पड़ा हुआ एक थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है, रॉड टाइप का थोड़ा सा लंबा सा, है ना, तो उसको और रॉड्स बोलते हैं हम लोग। वो स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है ब्लास्ट सेल्स के अंदर। तो हम लोग फिर पहचानते हैं कि अच्छा एक्यूट मतलब कि हम लोग का AML सीरीज का है, एक्यूट माइलॉइड सीरीज का ल्यूकेमिया है, ठीक है। लिम्फोइड सीरीज में और रॉड्स हमको नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है, हमको माइलॉइड सीरीज में ही दिखाई देती हैं। देन बोन मैरो एस्पायरेशन है, फिर बायोप्सी करके हम लोग देखेंगे तो वहाँ हमको ब्लास्ट सेल्स हमको हमेशा कम दिखाई देती है, 5-10%। यहाँ पर हमको मोर देन 20% ब्लास्ट सेल्स दिखाई देंगी हमको जब एस्पायरेशन करके बोन मैरो हम लोग जब देखेंगे तो, ठीक है। और इसके डायग्नोसिस के लिए अलग टेक्निक हो सकती है, साइटोकेमिस्ट्री हो सकती है, जिसमें हम लोग कलर का यूज़ करके या फिर केमिकल का यूज़ करके डिफ्रेंशिएट करेंगे कि यार किस कैटेगरी का ल्यूकेमिया है उसको, है ना। AML में भी AML 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या फिर AML और लिम्फोइड में हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है तो कलर वगैरह ही यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्टैन होता है MPO, है ना, माइलॉइड पेरोक्सिडेज स्टैन। उस स्टैन का यूज़ करके इसमें क्या करते हैं, सेल्स का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, हल्का सा ब्लैक कलर दिखाई देता है। अगर से माइलॉइड सीरीज की सेल्स है तो वो ब्लैक हो जाएंगी, लिम्फोइड सीरीज की सेल है तो ब्लैक नहीं होंगी वो। तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए माइलॉइड सीरीज क्या है कि लिम्फोइड सीरीज क्या है, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि साइटोकेमिस्ट्री में MPO स्टैन यूज करते हैं। एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया है या फिर माइलॉइड ल्यूकेमिया है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे साइटोकेमिस्ट्री में MPO स्टैन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोसाइटोमेट्री करके हम लोग सेल्स का स्ट्रक्चर या फिर किस टाइप की सेल्स है तो वो हमको फ्लोसाइटोमेट्री में हमको पता चल सकता है। साइटोजेनेटिक स्टडी कर सकते हैं, मोलिकुलर टेस्ट कर सकते हैं। साइटोजेनेटिक स्टडी में क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे कैरियोटाइपिंग एक टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है हमारी सेल्स जो होती है उनमें जो जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, 23 पेयर्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, और 23 पेयर से मतलब 46 जीन्स होंगे हमारे। तो उन जीन्स में जो जीन्स है उनमें कुछ म्यूटेशन आ जाता है, हो सकता है जो जीन है वो ऊपर नीचे लग गया हो, एक दूसरे जीन से स्वाइप हो गया हो, उस जीन का एक पार्ट इस जीन का एक पार्ट आपस में ट्रांसफर हो गया हो, क्रोमोसोम का मतलब, है ना। तो वो हमको साइटोजेनेटिक हम लोग जीन्स जो हमारे जो क्रोमोसोम है ना, हमारे जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम उनकी फोटो आती है इस टेस्ट में हमारी, ठीक है। मॉलिकुलर टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं जीन्स के सीक्वेंसिंग के लेवल पे हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या बीमारी हुई है उसको, किस कारण से हो रहा है करके, है ना। वो एक्चुअली ये जो सारी मेथड्स हैं डायग्नोस्टिक मेथड, ये डिफरेंशिएट करने के लिए है कि कौन सा ल्यूकेमिया है उसको, इससे हम लोग डायग्नोस उसका अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो एक्यूट ल्यूकेमिया दो टाइप के होते हैं, एक्यूट माइलोजीनस या फिर एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, और एक्यूट लिम्फोसाइटिक या फिर एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया। अलग अलग नाम है लेकिन लगभग सिमिलर है, तो हम लोग
वो कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे और अडल्ट दोनों में हो सकता है, ये कॉमनली जो है ये चिल्ड्रंस में होता है, लेकिन अडल्ट्स में भी हो सकता है करके, है ना, लेकिन कॉमनली चिल्ड्रंस में दिखाई देता है ALL, और AML हमको अडल्ट और चिल्ड्रंस दोनों में दिखाई देता है। तो ये कुछ बातें हो गई एक्यूट ल्यूकेमिया के बारे में, ठीक है। अब हम लोग एक्यूट ल्यूकेमिया में एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया की बात कर लेते हैं। तो अगर एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया या फिर एक्यूट माइलोजीनस ल्यूकेमिया, नाम अलग अलग है लेकिन वो है चीज़ एक ही है ना, एक्यूट माइलोजीनस ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, इसकी बात करें अगर से, तो इसमें क्या होता है, इसका जो सेल है वो जिसमें कि दिक्कत जा रही है वो माइलोइड सीरीज का सेल है, माइलोइड प्रिकर्सर सेल है, जो कि माइलोइड प्रिकर्सर सेल मैंने एक बार बता देता हूँ तो कौन सा माइलोइड, सबको पता तो है ही, लेकिन यहाँ पे क्लियर एक बार अच्छे से रही सारी चीज़ें, इसलिए मैं यहाँ बता सकता हूँ। देखो जो ये जो सीरीज चल रही है हमारी, जो ये माइलोइड सीरीज है, थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो गया क्या, तो ये जो माइलोइड सीरीज हमारी है और ये लिम्फोइड सीरीज, तो इस माइलोइड सीरीज में जो ब्लास्ट सेल्स दिख रही हैं, इनका अगर ल्यूकेमिया अगर से हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि यार माइलोइड सीरीज का ल्यूकेमिया है। तो माइलोइड प्रिकर्सर सेल जो होती है उस ब्लास्ट सेल्स का ल्यूकेमिया है हमारा, ठीक है। की फीचर क्या है, इसमें और रोड्स दिखाई देती है, लेकिन हर टाइप की AML में और रोड्स नहीं दिखाई देती है ना, और रोड्स डेवलप होने के लिए भी थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ता है सेल्स को, वही बताऊंगा जब आगे पढ़ेंगे अपन लोग। तो AML में जो होता है और रोड्स दिखाई देती है, निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखो ये दिख रहे हैं ना ऐसे और रोड्स, इस टाइप की रोड्स हमको दिखाई देती हैं AML जब किसी को होता है तो ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट करता है कि ALL है कि AML है। और देन हम लोग इसका एक और MPO जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि माइलोइड पेरोक्सिडेज स्टैन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ये पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव आने का मतलब होता है कि इसमें जब स्टैन करते हैं तो सेल्स हमको इस टाइप की ब्लैक कलर्स की डॉट्स में हमको दिखाई देती हैं, तो ये एक हमको हेल्प करता है कि हम ALL और AML में डिफरेंस कर सकें, है ना, क्योंकि सेल्स देख करके डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है, और रोड्स दिख गई तो डिफरेंशिएट हो जाएगा। लगभग एक जैसी लिम्फोइड सीरीज की जो पहले की जो स्टेज की जो सीरीज सेल्स होती है लिम्फोइड प्रिकर्सर्स में, लिम्फोब्लास्ट वगैरह, फिर तो वो जो सेल्स और माइलोइड सीरीज की सेल्स में डिफरेंशिएट करना आंखों से देख करके माइक्रोस्कोप में थोड़ा मुश्किल होता है। तो आंखों के लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं और रोड्स देख सकते हैं, या फिर हम लोग MPO स्टैन कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे ब्लैक कलर या फिर इस टाइप के हमको रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। तो ये तो हमारे होगा कि स्टैन करने पे और आंखों के लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं। देन हम लोग आते हैं जेनेटिक्स के लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जेनेटिक्स के लेवल पे अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ट्रांसलोकेशन एक होता है टेस्ट की, जिसमें 15 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है वो 17 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, इनमें क्या है ट्रांसलोकेशन हो जाता है। देखो मैं यहाँ इसका डायग्राम अपन ने बनाया होगा, हाँ ये देखो जो हमारे 15 नंबर का क्रोमोसोम है और 17 नंबर का क्रोमोसोम है, इसमें स्वाइप हो जाते हैं आपस में कि यहाँ की चीज़ें यहाँ पे और यहाँ की चीज़ें यहाँ पे लग जाती हैं। इसका जो एक क्रोमोसोम का एक पार्ट यहाँ लग जाता है, इसका क्रोमोसोम का एक पार्ट यहाँ पे लग जाता है। तो इसमें जो क्रोमोसोम है वो उसमें ट्रांसलोकेशन हो रहा है हमारा, है ना, टी मतलब यहाँ पर ट्रांसलोकेशन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो हाँ हम लोग 15-16 नंबर का ट्रांसलोकेशन एक स्पेसिफिक टाइप के AML में होगा, वो मैं आगे बताऊँगा। देन यहाँ पे एक और टाइप का ट्रांसलोकेशन हो सकता है 8 और 21 नंबर के जीन में, तो 8 नंबर के जीन और 21 नंबर के जीन में क्या हो जाएगा, आपस में स्वाइप हो जाएंगे जीन। तो देखो क्या है, हमारी बॉडी जो है, जो भी हम हैं, मतलब हमारी जो आँख है, पैर है, हाथ है, या फिर जो ब्लड है हमारा, वो सब डिसाइड कौन करता है कैसे बनेंगे, वो सभी डिसाइड करते हैं ये जीन्स जो हमारे, ये जो क्रोमोसोम्स हमारे हैं जो बॉडी में है, 46 क्रोमोसोम है जो 23 पेयर्स में, ये क्रोमोसोम से डिसाइड करते हैं कि हम कैसे असल में दिखेंगे, हमारी आंखों का कलर क्या होगा, हमारा ब्लड कौन से ग्रुप का होगा, या फिर हमारे जो है ब्लड के अंदर जो सारी चीज़ें वो कैसे बनेंगी। तो अगर इनमें कोई दिक्कत आएगी क्रोमोसोम लेवल पे, तो फिर वो प्रॉब्लम करते हैं। जैसे कि वही है कि हमारा ल्यूकेमिया क्यों हो जा रहा है, क्योंकि इन जो है हमारे क्रोमोसोम से इनमें डिफेक्ट आ जा रहा है, ठीक है। एक इन्वर्सन होता है 16वें नंबर के क्रोमोसोम में, इन्वर्सन हो जाएगा। इन्वर्सन मतलब कि कोई दूसरे क्रोमोसोम से वो स्वाइप नहीं कर रहा है अपनी जो क्रोमोसोम को, वो उसी का ऊपर और नीचे हो जा रहा है पार्ट, ऊपर वाला पार्ट नीचे, नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जा रहा है। तो इसके कारण में स्वाइप हो जा रहा है ऊपर खुद के जीन में ही, ठीक है, ऊपर नीचे हो जा रहा है। पहले ऐसा दिखना चाहिए तो ऐसा हो जा रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो ऐसा हो जाने के कारण क्या हो रहा है, इन्वर्सन हो रहा है जीन्स का, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, एक ल्यूकेमिया डेवलप हो रहा है। तो ये कुछ जीन के लेवल पे हम लोग चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और अगर से हमको पता चल गया कि यार इस जीन में दिक्कत है, तो जब हम लोग थेरेपी करेंगे तो एक थेरेपी होती है जीन थेरेपी, CRISPR-9 करके अभी कंपनी है, बहुत महंगा होती है, मतलब करोड़ों में जाता है उसका हिसाब। तो CRISPR-9 करके है, कई बार लाखों में भी हो सकता है, थोड़ा सस्ता हो जाए। तो CRISPR-9 करके एक कंपनी है, और अभी लेटेस्ट टाइगर करके एक कंपनी आ रही है। तो CRISPR-9 में क्या होता है, जो जीन में म्यूटेशन हो, मान लो कि यहाँ जीन ऊपर नीचे हो गए हैं, तो वो जा करके कट करेंगे इस जीन को, मतलब वो केमिकल्स ही होंगे जो प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ अंदर जाएंगे बॉडी के, और वो कट करेंगे इस जीन को, और उस जीन की जहाँ जो उसकी सही पोजीशन होगी वहाँ कर देंगे। तो हमारा जो है जीन के लेवल पे हम सही हो जाएंगे, मतलब जीन के लेवल पे सही हो जाएंगे तो हमारी जो सेल्स वापस से सही बनने लगेंगी। तो
वो थेरेपी बहुत कॉस्टली है, लेकिन बात है कि वो थेरेपी हम लोग करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे साइटोजेनेटिक्स का यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी कर सकते हैं साइटोजेनेटिक्स का यूज़, कौन सा ल्यूकेमिया है तो है कौन सा, क्योंकि अलग अलग ल्यूकेमिया में अलग अलग AML के ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया जो हमने 8 टाइप के भी देखेंगे आगे, उसमें अलग अलग ल्यूकेमिया में अलग अलग टाइप के हमको यहाँ पे क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो एक डायग्नोस्टिक लेवल पे, एक हो थेरेपी लेवल पे हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। तीसरा हमारा होता है क्लिनिकल नोटेशन, मतलब कैसे हम लोग उसको डायग्नोस करेंगे। तो हम लोग भी बताया कि साइटोजेनेटिक्स करके, या फिर हम लोग मॉलिक्यूलर एबनॉर्मलिटीज से पता कर सकते हैं। रिस्पॉन्स पेशेंट में कैसे देखने के लिए मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि कौन से जीन में म्यूटेशन हुआ है और पेशेंट की एज क्या है। जो नॉर्मल अडल्ट लोग होते हैं उनका रिकवरी रेट बहुत फास्ट होता है, लेकिन जो ओल्ड एज होते हैं, मान लो कि 50-60 साल क्रॉस कर चुके हैं, तो उनमें रिकवरी रेट और उनकी कीमोथेरेपी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे चांसेस कम होते हैं उनके, है ना। और ये भी डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज में पहुंच चुका है कैंसर। देन हमारा कहते हैं AML जो होता है वो ओल्डर अडल्ट से में थोड़ा सा दिक्कत जाती है, उसके आउटकम सबको ट्रीटमेंट के सही तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। टारगेट जीन थेरेपी जो मैंने बताया कि वहाँ पे जाकर के CRISPR-9 वो प्रॉपर तरीके से कर लेगा अपनी थेरेपी, तो उसको टारगेटेड जीन थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं, जो सेल्स हैं जो बना रही हैं इनको, और उनका ट्रांसप्लांट हमने कर दिया तो भी हमारा क्या है ट्रीटमेंट इसका हो सकता है। तो टारगेट जीन थेरेपी और स्टेम सेल थेरेपी से हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो कि अच्छा है। मतलब कि सिर्फ कीमोथेरेपी या फिर इनसे करेंगे तो वो थोड़ा सा दिक्कत जाती है, लेकिन इनमें ये करेंगे तो इसका 100% हमको बोल सकते हैं कि हो सकता है। लेकिन मतलब वो है कि 70-80% भी है, लेकिन जैसे कि टारगेट जीन थेरेपी थोड़ा ज़्यादा सक्सेसफुल है, उससे कम सक्सेसफुल हमारी स्टेम सेल थेरेपी है, और उससे कम सक्सेसफुल हमारी कीमोथेरेपी है। तो ये एक लेवल्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि कैसा हमारा वो होगा, ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जो फेब क्लासिफिकेशन के अंतर्गत क्या किया गया है, AML को 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, AML 0 से लेकर के AML 7 तक, ठीक है। WHO के हिसाब से अभी AML 8 भी आ गया है, उसमें बेसोफिलिक जो हमारा है कि बेसोफिल्स का कैंसर है उसमें, लेकिन हम लोग यहाँ फेब क्लासिफिकेशन ही ज़्यादातर चलता है, ज़्यादातर पढ़ाया जाता है, एग्जाम से पूछा जाता है, तो हम उसके हिसाब से यहाँ बात करेंगे। WHO क्लासिफिकेशन हम नहीं पढ़ रहे हैं। फेब का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि 3 कंट्रीज़ के साइंटिस्ट ने मिलकर के एक क्लासिफिकेशन बनाया, फ्रेंच, अमेरिकन और ब्रिटिश, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फेब क्लासिफिकेशन इसको बोल रहे हैं। फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मिलकर के क्या किया कि इसका क्लासिफिकेशन दिया कि यार किस सीरीज में कौन सी ब्लास्ट सेल्स का जब ल्यूकेमिया हो रहा था, हम कौन सी कैटेगरी में उसको रखेंगे, ठीक है। तो ये सब कैटेगरी है एक प्रकार की, जैसे कि AML 0, AML 1, AML 2, ठीक है। ये सब अलग अलग कैटेगरी है, और हर कैटेगरी में अलग अलग टाइप की ब्लास्ट सेल्स का हमको कैंसर देखने के लिए मिलता है। जैसे कि AML 0 में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमल डिफ्रेंशिएटेड AML, ठीक है। इसमें ब्लास्ट सेल का परसेंटेज 20 या 20% से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। मतलब जो माइलोइड सीरीज का जो कैंसर है, माइलो, इसमें हम लोग को ब्लास्ट सेल्स देखने के लिए मिलती है माइलो ब्लास्ट की बिल्कुल इमेच्योर स्टेज, बिल्कुल इमेच्योर है ना, मेच्योर हुई नहीं, बिल्कुल इमेच्योर स्टेज, प्राइमरी स्टेज है, तो उसको, और यहाँ पे लिम्फोइड सीरीज की जो सेल्स है उसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग बात की थी अभी, MPO स्टेन कर लेंगे और रॉड्स देख लेंगे तो वो भी नहीं दिखती है हमको, और नोट्स भी AML 0 में हमको नहीं दिखती है, M0 में हमको, ना ही MPO स्टेन थोड़ा सा हो सकता है कि 5-10% असर कर जाए, लेकिन वो भी असर नहीं करता है यहाँ पे, तो उसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। फिर इसके लिए हमको साइटोजेनेटिक्स पे जाना पड़ता है ना, जीन्स के लेवल पे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना वह बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए इसको अनडिफ्रेंशिएटेड AML बोलते हैं, AML M0 को हम लोग, है ना, मिनिमल डिफ्रेंशिएशन होता है क्योंकि, ठीक है। तो इसमें हमको ब्लास्ट सेल्स की हमने बात करी। दूसरी बात करते हैं M1 में क्या होता है, जो हमारी माइलोब्लास्ट होती है, ये देखो अभी माइलोब्लास्ट सेल दिख रही है यहाँ पे, थोड़ा सा जिसको अगर से दिक्कत जा रही हो देखने में तो थोड़ा हाई क्वालिटी पे वीडियो कर लेगा वो, है ना, तो उसको थोड़ा अच्छी तरीके से दिखाई देगी, और जब PDF देखेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी चीज़, है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि हाँ M1 की बात करते हैं। M1 में क्या होता है कि माइलोब्लास्ट जो सेल होती है, देखो यहाँ जो सेल दिख रही है ये माइलोब्लास्ट है, ठीक है। ये जो शुरू की सेल होती है जिससे सब टाइप की WBC ग्रेनुलोसाइट बनती है वो माइलोब्लास्ट सेल्स होती है। तो इस माइलोब्लास्ट सेल जब विदाउट मैच्योरेशन स्टेज में, मतलब मैच्योर हुई नहीं, माइलोब्लास्ट भी होती है, इमेच्योर होती है, विदाउट मैच्योरेशन और मैच्योर स्टेज में पहुंच जाती है। तो जब इमेच्योर स्टेज में होती है, और इमेच्योर माइलोब्लास्ट जब हमको दिखाई देती है 90%, है ना, जो कि हमें जो इसमें नॉन एरिथ्रॉइड इसलिए बोल रहे हैं कि एरिथ्रोसाइट्स की जो ब्लास्ट सेल्स है वो उनकी बात नहीं चल रही यहाँ पे, यहाँ माइलोब्लास्ट्स की बात चल रही है, मतलब हमें कि WBC वाली साइड की। तो जो WBC वाली ब्लास्ट सेल्स है वो 90% से ज़्यादा हमको दिखाई देती हैं इस सिनेरियो में, M1 स्टेज में, तो उसको बोलते हैं AML M1 विदाउट मैच्योरेशन वाली हमको माइलोब्लास्ट दिखाई दे रही है। देन M2 में क्या होता है, AML M2 में हमको विथ मैच्योरेशन दिखाई देती है, जो माइलोब्लास्ट है वो थोड़ी सी मैच्योर हो जाती है।
कितनी माइलोब्लास्ट दिखाई देंगी? 20 से 90% के आसपास हमको मैच्योर माइलोसाइट्स माइलोब्लास्ट दिखाई देंगी हमको यहाँ पे। मतलब माइलोब्लास्ट क्या है? सेल्स का नाम है, जो सेल है हमारी, ठीक है। M3 में जाए हम लोग, एक्यूट प्रोमाइलोसाइट्स दिखाई देंगी, जो हमारी देखो यहाँ पे बेसोफिलिक प्रोमाइलोसाइट, न्यूट्रोफिलिक प्रोमाइलोसाइट, ईसोनोफिलिक प्रोमाइलोसाइट है। तो जो प्रोमाइलोसाइट है हमारी, तो जो प्रोमाइलोसाइट्स जो है वो बढ़ जाती हैं इसमें। तो प्रोमाइलोसाइट जो हमारी है वो 20% से ज़्यादा हमको दिखाई दे रही है अगर से, ठीक है, तो वो M3 में जाएगा हमारा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं M3, APL भी इसको बोलते हैं, एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया भी इसको बोला जाता है AML के साथ, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रोमाइलोसाइट्स हमको सेल्स दिखाई दे रही है। तो जो भी सेल्स का नाम ले रहा हूँ मैं, माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, ये सारी इमेच्योर सेल्स हैं। मतलब जो हमारी मेच्योर सेल्स क्या होती हैं? बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ईसोनोफिल, मोनोसाइट, RBC। तो इन स्टेज बनने के पहले जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जो पूरे चार्ट हमारा है, तो इसमें जो अलग अलग यहाँ पे जैसे कैंसर हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, जो ये इमेच्योर सेल्स है इनका काउंट बढ़ रहा है ना। तो जो भी मैं सेल का नाम ले रहा हूँ वो सेल यहाँ हमको डायग्राम में देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। इसमें जो मैंने बताया जीन के लेवल पे म्यूटेशन हो जाता है M3 में। कौन सा जीन म्यूटेशन होता है? 15-17 नंबर के जीन स्वैप हो जाते हैं, आपस में ट्रांसलोकेट हो जाते हैं। तो वो जीन हमको यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है। देखो इतना डिटेल में पूछा जा भी सकता है एग्जाम में, नहीं भी पूछा जा सकता है। टाइप बस पूछी जा सकती है कि फेब क्लासिफिकेशन के अंतर्गत AML को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? तो 8 टाइप में डिवाइड किया गया था, M0 से M7 तक, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है, पता होना चाहिए हमको थोड़ी चीज़ें इसके बारे में, ठीक है। और अगर से एग्जाम में पूछ लिया डिटेल में तो फिर वो क्वेश्चन हमारा छूट जाएगा, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे एक्चुअली हमको सेल्स का नाम तो पता होना चाहिए कि कौन सी सेल्स हमको कौन से टाइप में दिखाई देती है। जैसे हमने बात की यहाँ पे कि M0 में अनडिफरेंशिएटेड, इसको AML बोलते हैं, जिसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल है कि लिम्फोइड सीरीज है कि माइलोइड सीरीज है। M1 में विदाउट मेच्योरेशन वाली हमको माइलोब्लास्ट दिखाई देती है। M2 में हमको क्या दिखाई देती है? माइलोब्लास्ट दिखाई देती है विथ मेच्योरेशन, ठीक है। M3 में क्या दिखाई दे रही है? प्रोमाइलोसाइट सेल दिखाई दे रही है हमको, ठीक है। तो अलग अलग में अलग अलग टाइप की सेल्स हमको दिखाई देती है। अब M4 की बात करते हैं। M4 में क्या होता है? माइलोमोनोसाइट सेल्स हमको दिखाई देती है। यहाँ जो देखो जो हमारी मोनोब्लास्ट और प्रोमाइलोसाइट है, यहाँ पे हमको एक और एक सेल होती है एक बीच में यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं माइलोमोनोसाइट। तो माइलोमोनोसाइट जो है हमको यहाँ पे दिखाई देती है 20% या 20% से ज़्यादा हमको, ठीक है। तो माइलोइड सीरीज के साथ मोनोसाइटिक सेल्स हमको यहाँ दिखाई दे रही, दोनों हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, तो हमको इसको M4 बोल देंगे। देन M5 में अगर हमको जाते हैं, हमको मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया इसको बोला जाता है M5 को। क्यों मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया बोला जाता है? क्योंकि इसमें मोनो जो साइट्स है उसकी प्रीमेच्योर सेल्स के साथ साथ हमको क्या दिखाई देती है कि हमको मोनोसाइट्स भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा M5 है, मोनोब्लास्ट हमारा 20% या 20% से ज़्यादा दिखाई देंगी। अधिकतर में मोनोब्लास्ट हमको दिखाई देती है, मोनोब्लास्ट और प्रो मोनोसाइट भी हमको यहाँ पे दिखाई देती है। प्रोमोनोसाइट हो गई और मोनोब्लास्ट हो गई, ये सेल्स हमको यहाँ पे दिखाई देती है। साथ में हमको मोनोसाइट्स भी दिखाई देती हैं, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में। तो ये हमारा M5 की बात हो गई। M6 में क्या होता है? ये हमारा RBC वाला कैंसर है, ठीक है। यहाँ पे हमको एक्यूट इरेथ्रोइड ल्यूकेमिया भी इसको बोला जाता है M6 को। इसमें इरेथ्रोब्लास्ट जो यहाँ पे जो स्टेज है, ये इरेथ्रोब्लास्ट वाली स्टेज है। इस स्टेज की सेल्स हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देती हैं बोन मैरो में, ठीक है। कितनी दिखाई दे सकती हैं? 50% से ज़्यादा हमको दिखाई दे सकती है बोन मैरो में सेल्स। और हमको साथ में माइलोब्लास्ट भी दिखाई दे, ऊपर जो माइलोब्लास्ट सेल्स है वो भी हमको 20% या 20% से कम हमको दिखाई दे सकती हैं, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती है। तो जो है कि इरेथ्रोब्लास्ट जो है वो माइलोब्लास्ट के साथ हमको दोनों कंबाइन में दिखाई दे रही है। तो M6 स्टेज इसको बोला जाता है, ठीक है। अब M7 में क्या होगा? ये प्लेटलेट वाला कैंसर है। इसमें जो है मेगाकारियोब्लास्ट सेल जो हमको दिखाई देती है, जो मेगाकारियोब्लास्ट है, इन सेल्स का परसेंटेज बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 20% या 20% से ज़्यादा मेगाकारियोब्लास्ट हमको दिखाई देते हैं बोन मैरो के अंदर। तो ये क्या है कि अलग अलग परसेंटेज है और अलग अलग टाइप की सेल्स दिखाई दे रही है, उसके हिसाब से हमने इनको अलग अलग क्लासीफाई किया हुआ है। इनका फ़ायदा भी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब ट्रीटमेंट करते हैं तब इसका फ़ायदा है हमको क्लासीफाई करने का। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। आज की क्लास यहाँ पे पार्ट 1 हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, और कल हम लोग फिर आगे की चीज़ें पढ़ेंगे इसकी, और भी जो टाइप हैं, डायग्नोसिस कैसे करना है या फिर ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो उनके बारे में कल हम लोग बात करेंगे। आज हम लोगों ने AML तक हमने पढ़ लिया है, और कल जो हमारी इसकी पार्ट 2 वाली जो क्लास आएगी उसमें थोड़ा सा और हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो सभी लोग अगर अभी जुड़ेंगे तो हम लोग कुछ MCQ सॉल्व करेंगे, 10-15 या फिर 20 भी MCQ सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ तक पढ़ा है वहीं तक के MCQ सॉल्व करेंगे, और देन उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे। थोड़ा सा सर्दी है, बीच बीच में नाक जाम हो रही है, लेकिन ठीक है, करते हैं। तो कंटिन्यूटी टूट जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। चलो ठीक है, आप सभी को गुड नाइट। और अगर जो लोग क्लास में भी जुड़ते हैं तो हम लोग MCQ के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।